नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की विज्ञान भाग 3 की पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा संचालित किया जाता है। यह पुस्तक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के सौजन्य से संपूर्ण बिहार राज्य में निर्मित किया जाता है। अब प्राकथन तो जो लिखा है मैं उसे पढ़कर सुनाने का पूरा प्रयास करना चाहूँगा, अगर आप लेकिन मेरे पास समय की कमी है, अतः मैं इसे संक्षेप में यही बताना चाहूँगा कि इसका मुद्रण जो किया गया है एनसीईआरटी नई दिल्ली तथा एससीईआरटी बिहार पटना के निदेशक के सौजन्य से। अतः इसका केवल मुख्य बिंदु यह है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास एवं शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक और अभ्यास क्षमताओं का ध्यान में रखकर यह पुस्तक को बनाया गया है, जो कि बच्चों के अंदर जो डर है परीक्षाओं के प्रति उसको ख़त्म किया जा सके और कुछ नई शिक्षा पद्धति को लाकर इसके सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण आयाम दिया जा सके। तो यह है विषय सूची और इसमें पहला अध्याय जो है दहन और ज्वाला, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल पढ़ना और पढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों को किस प्रकार से हम कैसे उसको रुचिकर बना दिया जाए इस विषय को, ताकि उसे यह बोझ न लगे। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं पहला अध्याय दहन और ज्वाला से। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो आज मैं विषय पढ़ाने जा रहा हूँ यह मेरा पहला वीडियो है, अतः थोड़ा सा आप लोगों को इसमें पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि मेरे पास उतना उचित संसाधन नहीं है। तो इसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं आप लोगों का सहयोग चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं अपने मूल्य कर्तव्य जो कि हमारे संविधान में जो लिखा है तो मैं उसका पालन कर सकूँ और मैं अपने आप को, इस जीवन को कृतार्थ कर सकूँ। अतः आप लोगों का सहयोग, मुझे आशा है कि आप लोगों का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। सबसे पहले हम विज्ञान, जो कि मैं विज्ञान विषय आज पढ़ाने जा रहा हूँ, अतः हम विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विज्ञान किसे कहा जाता है? ठीक है, साइंस जो है ना, साइंस वर्ड, साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी होता है, जो क्रमबद्ध अध्ययन के लिए जाना जाता है। अगर हम पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि विज्ञान जो है क्रमबद्ध एक इकाई चलती रहती है। अगर हम कुछ चीज़ें जो कि हमारे दिमाग से या हम नहीं पढ़े हैं लैग कर गया है तो उसे हम इसमें सबमिट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमें जब तक उसके बारे में नहीं पता चलेगा हम आगे के विषय को समझ नहीं पाएंगे। अतः इसे बात को शुरुआत करते हुए हम अपना नया पहला और अध्याय स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है दहन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्बसन। दोस्तों विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें हमें विशेष ज्ञान मिलता है। तो चलिए हम कम्बसन के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। और हम पढ़ाई ही नहीं, केवल इसमें हम लोग कुछ रुचिकर तथ्य को भी जानेंगे, जिससे हमारी शिक्षा पद्धति में विकास हो सके, क्योंकि जानते हैं सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो इसमें आपको अपने से पढ़ना होगा। हम केवल इसे मेरा उद्देश्य केवल आपको इसको रुचिकर बनाना है, तो हम इसे केवल शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना जैसे कहने का मतलब कि आप अपने से पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। मैं एक एक लाइन पढ़ाने का मतलब कि पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतना समय नहीं है। अब मैंने बोला ना कि सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। आप अगर अपने से पढ़ेंगे ना तो आपको अधिक अच्छा समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो मैं इसके कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग कम्बसन के बारे में जानते हैं। दहन क्या है? तो दोस्तों दहन जैसे देखा होगा कि कुछ पदार्थ जलते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जलते हैं। इसमें कुछ पदार्थ लिखे भी हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिखलाई देगा, मैंने लिखा भी है। जैसे कि पुआल होता है, स्ट्रा होता है इंग्लिश वर्ड, माचिस की तिल्ली होती है, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर, कोयले के टुकड़े। तो इसमें कुछ पदार्थ जलते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले कम्बसन के बारे में जान लिया जाए। कम्बसन, हम अपने दैनिक जीवन की ओर नज़र बढ़ाते हैं तो हमें कुछ ऐसे पदार्थ दिखलाई देते हैं जो कि जलते हैं, और जलने वाले पदार्थ को दाह्य कहा जाता है, और जो नहीं जले उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। तो अतः आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो बातें नहीं समझ में आई आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।
अब हम 1.1 पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें एक हैंड लेंस से कागज़ को जलाते हुए दिखाई देता है। आप हैंड लेंस तो देखे ही होंगे दोस्तों। हैंड लेंस अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो उस या फिर कोई जिसका जो ज़्यादा पावर का चश्मा लगाता हो, आप उसे प्रक्रिया कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को आप उसके चश्मे से देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश में किसी कागज़ के टुकड़े पर अगर हम स्थिरता से उस लेंस से उस पर प्रकाश डालें तो एक बिंदु दिखलाई देता है जहाँ पर एक प्रकाश सबमिट होता है, और वह एक चिंगारी जैसा उसमें से मतलब वह आग पकड़ लेता है। कागज़ धीरे धीरे करके वह जलने लगता है। तो ऐसे ही है। नहीं तो आप किसी रात को पत्थरों से आपस में टकरा कर देखिए, उसमें कुछ चिंगारियाँ निकलती हैं। तो लेकिन याद रहे दोस्तों, ऐसा करने से पहले आप किसी जानकार आदमी के समक्ष इस बात को प्रस्तुत करेंगे। अब हम इस क्रियाकलाप को प्रयास करके देखेंगे क्या महसूस हुआ और कैसा हुआ। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। मैंने बताया ना कि असल में क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान जो होता है बढ़ जाता है, और तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंचकर उस वस्तु को जलाने लगता है। अब जैसे आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल पाती, और कितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है और उतनी आसानी से कोई काठ का टुकड़ा मतलब लकड़ी का टुकड़ा नहीं जल पाता। तो इसमें भी एक है पॉइंट वाली बात। वो पॉइंट वाली बात यह है कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसका एक ज्वलन ताप होता है। ज्वलन ताप आप सोचेंगे क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे माचिस की तीली या फिर कागज़ का टुकड़ा लकड़ी की तुलना में उसका ज्वलन ताप कम होता है, अतः वह शीघ्रता से आग पकड़ लेता है, और काठ का टुकड़ा थोड़ा देरी लेता है। और एक चीज़ और है, एक ऐसा तत्व जो सफ़ेद फास्फोरस के नाम से जाना जाता है, जो सर्वप्रथम माचिस की तीली के लिए प्रयोग किया गया था, वह अत्यंत ही शीघ्र जलने वाला पदार्थ होता है जिसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। अच्छा, ज्वलन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ज्वलन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए, और ज्वलन ताप होना चाहिए उसका एक, और हवा की ज़रूरत होना चाहिए। अब हवा में मुख्यतः ऑक्सीजन प्रेजेंट रहना चाहिए। अब उसके लिए हम एक प्रयोग भी करेंगे, क्रियाकलाप 2 में हम लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अच्छा, एक माचिस की तीली की कहानी आप लोगों को मैं सुना देना चाहता हूँ। आप यह सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहले माचिस की खोज हुई थी या फिर लाइटर की। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए आते हैं अपने क्रियाकलाप 2 और मुख्य बिंदु की ओर। क्रियाकलाप 2 में आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती का एक बड़ा सा जार या बोतल रखिए और तथा अवलोकन कीजिए। अच्छा, जलती हुई मोमबत्ती पर आप ऐसे जैसे चित्र 1.2 में दिखलाया गया है, आप मोमबत्ती के ऊपर एक कांच वाला गिलास का ऐसे मतलब आपको प्रयोग करना है। अगर आप रखते हैं तो क्या आप देखते हैं? कुछ आप देखेंगे ना कि कुछ समय बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है, और ऐसा क्यों होता है? आप हमें इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक क्रियाकलाप 3 भी बनाया गया है। तीसरे क्रियाकलाप में कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म किया गया है। अब यह बताइएगा कि क्या कागज़ का टुकड़ा जलने लगता है? इसकी भी जानकारी आप क्रियाकलाप 3 करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देखेंगे कि कागज़ का टुकड़ा नहीं जलेगा। कागज़ की जो बनाई हुई कटोरी है, क्योंकि उसमें पानी भरा है, अतः वह नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक पानी उस कागज़ के कटोरी में उपस्थित है तब तक उसकी ऊष्मा उस पानी को मिल रही है। माचिस की कहानी देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको तो बहुत पता होगा कि आदिमानव सबसे पहले पत्थरों को रगड़ कर उसमें से चिंगारियाँ निकाल कर उससे आग जलाने का प्रयास किए, और इसके बाद माचिस बनाने का प्रयास हुआ सन 1680 ईस्वी में। रॉबर्ट वायल नाम का एक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया। जानते हैं दोस्तों, माचिस का जो आज रूप है उसके बनने की शुरुआत 1845 ईस्वी में ही लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हो गई थी। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। उसके तीलियों पर रसायन जो लगा होता है उसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, और डिब्बी पे जो लगा होता है ना वो लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है।
जब लाल फास्फोरस और सल्फर को रगड़ा जाता है तो वह जलने लगता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मोमबत्ती का आखिर इतिहास क्या है। तो इसके बारे में हम 1.2 में इसकी जानकारी छुपी है, तो आइए हम इसके माध्यम से पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे माइकल फैराडे। वह जगह जगह जाकर ना विज्ञान के बारे में जानकारी दिया करते थे। उनका विज्ञान से काफ़ी लगाव था। तो 1860 में मोमबत्ती का इतिहास उन्होंने बताया। मोम क्या है ना कि एक ईंधन है। क्या है? एक ईंधन है। इसमें जैसे लिखा है कि एक ऊर्जा का एक रूप है। यह हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। अच्छा, मोमबत्ती के छत्ते से निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। आप देखेंगे कि मोमबत्ती में एक बत्ती लगी रहती है, तभी तो इसका नाम मोमबत्ती है। और अगल बगल मोम लगा रहता है। तो जब आप इसे गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे ना कि इसका जो मोम है धागा की सहायता से ऊपर चढ़ता है और सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। अब इसकी भी प्रशिक्षण करने के लिए आपको 50 मिलीलीटर का एक बीकर लेना पड़ेगा या फिर शीशा के गिलास। उसमें कुछ बर्फ़ डालकर आप नीचे से मोमबत्ती जलाइएगा ना, तो जब आप देखिएगा बीकर के नीचे कुछ कुछ जलवाष्प उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? जब मोमबत्ती को जलाया जाता है ना तो उसमें से जलवाष्प निकलता है, और इसको अगर आप चूना पानी के अंदर उसको बहा दें तो आप देखेंगे ना अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी उसमें उसका रंग दुधिया हो जाता है। यह इससे साबित हो जाता है कि इससे जो जला है तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों निकला है। तो यही है। अब हम क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्रियाकलाप है 5 और 6। असल में क्या होता है ना कि जो मोमबत्ती जलती है ना उसका जो मोम होता है वही वाष्प बनाता है। तो यह देखेंगे तो हल्का जो धुआं है उसका हल्का दूधिया कलर का होता है, सफ़ेद धुआं होता है। आप 1-2 मिनट तक मोमबत्ती को ना जलने दीजिए, और जब ही मोमबत्ती जल जाए अच्छे से उसको आप फूंक मार के बुझाकर अब तुरंत जलती हुई एक तिल्ली धुएं के समीप लाइए। आप क्या देखेंगे, बिना तिल्ली को उसके बत्ती से छुआए बिना ही वो मोमबत्ती जलने लगता है। आप देखिएगा, इस प्रयोग को करके आप खुद देखिएगा और आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता चलेगा। अच्छा, आपको मोमबत्ती के लो में कोई काला भाग दिखाई दिया? कांच की मुड़ी हुई नली को इस काले भाग में टिकाइए। आप धुएं का रंग कैसा देखते हैं, इसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देखिएगा ना कि धुएं का रंग जो होता है वो काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन जो निकलता है ना वो कार्बन काला रंग का ही होता है। अच्छा, एक और है पॉइंट। क्या आपने कभी सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? आप इस बात को कभी ध्यान देकर सोचा है? अच्छा, ईंधन क्या होता है? सबसे पहले हम ईंधन के बारे में जान लेते हैं। ईंधन वो पदार्थ होता है जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। तो यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है। जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है ना उससे उसका ऊष्मीयमान कहते हैं। अब अतः आग गर्म होती है। अच्छा, झारखंड का जो खनिज बहुल इलाका है, जैसे वहाँ पर कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको पता ही होगा जो झारखंड के इलाके से बिलोंग करते होंगे। ये जो कोयला निकाल के खदान में काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, वह बहुत ही संवेदनशील इलाका होता है, क्योंकि कब आग पकड़ ले कब उनकी जान पर आफत बनाए यह कोई नहीं जानता है। तो इसके बारे में आप अपने दोस्तों या फिर वहाँ पर रहने वाले लोगों से पता कर सकते हैं। अच्छा, आग पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में तो आप बता ही सकते हैं कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। अरे भाई, बहुत ही आसान है। या तो आप दाह्य पदार्थ को हटा दें जो जलने वाला पदार्थ है, या फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दें, या फिर उसके ज्वलनताप को बढ़ा दें। आप कभी फायर ब्रिगेड वाले अग्निशामक जो कहते हैं यंत्र लेकर चलते हैं उनके बारे में तो सुना ही होगा। जब गांव गिरों में या फिर शहर में
नगर बस्ती में आग लग जाता है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। अच्छा, जब लकड़ी के बंडल या कोयले में आग लगता है तो आप क्या करते हैं, कैसे उसे बुझाएंगे? एक आसान सा उपाय है, उस पर पानी डाल देंगे, है ना। या फिर किसी जलते हुए व्यक्ति को आपको उसे सुरक्षित करना है तो आप क्या करेंगे, पहले उसे कंबल में लिपोड़ देंगे जिससे उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी, है कि नहीं। एक यह चित्र 1.5 में आप यह सिलेंडर जैसा बॉक्स आप कहीं भी हॉस्पिटल या फिर मॉल में या फिर बड़े बड़े दुकानों में आप लगते दिखाई दिया होगा। इसमें होता क्या है, आपको पता है क्या? यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब के साथ भरा रहता है, और दूसरा जिसमें कांच की एक शीशी में अम्ल और दूसरे पात्र में रखा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन। और जब कांच का शीशी का बोतल का मुंह फोड़ा जाता है तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो हवा का संपर्क मेनली ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। अच्छा, आप एक बात और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या अगर बिजली के तार में आग लगे हो तो क्या उसे पानी से बुझाया जा सकता है? या फिर कहीं पेट्रोल या फिर डीजल हो या फिर केरोसिन के तेल में आग लगी हो तो क्या उसे पानी से बुझाकर समाप्त किया जा सकता है? दोस्तों, ऐसा करना खतरों से खेलना होगा, क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि क्या होता है ना कि तेल पानी से हल्का होता, जिसके चलते क्या होगा ना कि पानी नीचे चला जाएगा, तली पर बैठ जाएगा और तेल उसके ऊपर तह पे आ जाएगा और ऊपरी सतह पर जलने लगेगा। अतः ऐसा प्रयोग आप कदापि ना करिएगा। आपको अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर तो पता ही होगा। पटना में इसका नंबर 101 है और आसपास अपना अग्निशमन सेवा का टेलीफोन, नज़दीकी के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य याद रखिएगा। अब हम अपने अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं। अग्निकांड होते क्यों हैं, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली। क्योंकि भाई कोयले के खानों में कभी कभी स्वतः दहन हो सकता है, क्योंकि कभी अत्यधिक गर्मी हो जाए या फिर आकाशीय बिजली गिर जाए या फिर पौधों के रगड़ से, या फिर हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं, यह भी अग्नि का जो होता है कांड का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब क्रियाकलाप 8 करके देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे आप किसी मोमबत्ती को जलाते हैं ना, तो इसमें 3 प्रकार की उसके ज्वाला का क्षेत्र पाया जाता है। पहला क्षेत्र को कहते हैं बाहरी भाग, दूसरे को कहते हैं मध्य भाग और तीसरे को कहते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक मतलब अंदर की ओर और बाहरी भाग मतलब बाहर की ओर। मध्य मतलब आपको पता है बीच वाला। तो अच्छा, आप कभी जो लड़कियां होंगी या फिर औरतें होंगी या फिर आप भी कभी अपने माँ बहन के साथ कभी सोनार की दुकान पर जाइएगा तो गए होंगे, या तो आपको दिखलाई देता होगा कि वह एक मुंह में कुछ फूफली टाइप के लेकर उसे जलाकर मोमबत्ती को और उसकी ज्वाला को उस सोने पर गर्म करने के लिए प्रयोग करता है। आप कभी देखे होंगे ऐसा। अच्छा, आप सोचें ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो इसका बाहरी भाग होता है ना, यह नीला होता है और अधिक होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है और यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। यह इसीलिए उस बाहरी भाग का प्रयोग करके उस सोने को, उसके जलन ताप को बढ़ाने का घटाने का कोशिश करता है। मध्य भाग जो होता है पीला और चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल पाता है। और आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है।
यह सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। आइए अब हम लोग ईंधन के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर ही लेते हैं। आखिर आदर्श ईंधन होता क्या है? आदर्श ईंधन ऐसा ईंधन होता है ना जो कि वायुमंडल को कम प्रदूषित करे और अधिक ऊष्मा भी दे और कम खर्च या कम लागत में हमें प्राप्त हो। लेकिन ऐसे कोई भी आदर्श ईंधन अभी हमारे नज़र से पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। चलिए खैर जो भी हो, हमें ईंधन का प्रयोग तभी तक करना चाहिए जब तक हमें उसकी ज़रूरत हो, क्योंकि अत्यधिक ईंधन को जलाने से क्या होता है ना कि जिसमें निकलने वाली गैसें होती हैं वो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं और उसमें तरह तरह के जहरीले गैसें भी शामिल हैं। हमने यह पहला अध्याय समाप्त कर लिया और इसके कुछ मेन जो रेड पॉइंट से डिनोटेड हैं, आप उसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह किताब के ही अंदर क्या है कुछ महत्वपूर्ण भाग, ये आपको सीखने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो हम इसके प्रश्न उत्तर को आज देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, इसका जो अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, हम इसको केवल शॉर्ट में बताने का, एक संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप इसे अगर अपने भाषा में लिखिएगा ना तो काफ़ी अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बस इसको छोटी सी जानकारी के तौर पर आपको बताना चाहेंगे। आग लगने पर कई बार उस पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? तो हमने जाना कि भाई पानी डालने से क्या होता है कि उस पर जो उसका ज्वलन ताप है वो बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से वह बुझ जाता है। अच्छा, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर होता है कांच के प्लेट ले जाने पर काला वाला क्यों बन रहा है? दोस्तों, हमने जाना ना कि मोमबत्ती में जो होता है तो हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन जो कार्बन होता है वो काला रंग का होता है, इसलिए वहाँ पर काला वलय बन जाता है। अच्छा, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि उससे उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए। अच्छा, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। ऐसा कैसे होता है? घर्षण के कारण होता है, क्योंकि जब पेड़ से पेड़ टकराते हैं ना तो उसमें एक रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह आग की रूप धारण कर लेता है। गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा? जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? जो पानी था ना उस पेट्रोल से भारी था, अतः वह कपड़े को तो भिगो दिया, लेकिन पेट्रोल वाला जो भाग था वह जल गया। ऐसे ही कुछ करके जादूगर ऐसे कुछ जादुई चीज़ें हम लोगों को दिखलाते हैं। आप कभी बचपन में ऐसे जादू देख चुके होंगे, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसा जादू कैसे दिखलाता है। आपने कभी कभी पानी में आग लगाते हुए भी सुना होगा। जादूगर चूँकि क्या होता है ना, वो उन लोगों का दिमाग ना हम लोगों से जैसे वो एक प्रकार का साइंटिस्ट जैसा होता है। तो अब तो हम लोग समझ ही जाएंगे उसके जादू के बारे में, है कि नहीं? अच्छा, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा हमने पिछले मतलब पृष्ठ पर पढ़ा ना कि जो उस पर श्वेत फास्फोरस लगा होता है वह उसके ऊपर रेड फास्फोरस जो माचिस की उस पर डिब्बी पर लगा होता है, तो एक रसायन होता है ना पोटेशियम क्लोरेट, वो माचिस की तीली पर लगा होता है, तो उसको रगड़ने पर वह आग पकड़ लेता है, इसीलिए माचिस के डिब्बी पर रगड़ा जाता है। ज्वाला के 3 क्षेत्र तो आपको पता ही चल गया। आप मोमबत्ती के बाहरी, मध्य और आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्ति कर ली हैं। घर में आग से होने वाले असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिएगा, करिएगा ना? ज़रूर करिएगा, और इसके बारे में हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने क्या क्या किया। अब 9वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है।
वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ख वाला है सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ग है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। घ है ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। और अंग है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है कि नहीं। अच्छा 10वां है निम्न में पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसके बारे में तो आप लगा ही सकते हैं ना। कागज़ का कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है? नहीं जी, नहीं जलता है। बताए तो ठीक से सुना नहीं क्या? दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ भाई, आवश्यक तो होता ही है, मेनली ऑक्सीजन का, है कि नहीं। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। अरे भाई किसने बोला? मैंने तो बोला सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। घ है चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बताओ बेटा गोलू, हो जाता है कि नहीं? हाँ, इतने लोगों का आंसर आ गया, देखिए अच्छा जाता है। हाँ मोहन, आपने बहुत, ये क्या है इनका क्या नाम है, सृष्टि। हाँ आपने तो बहुत अच्छा किया सर। हाँ हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अंग है अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। वो अग्निशमन के बारे में हमने जाना ना, तो यही तो है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो अग्निशमन में प्रयोग किया जाता है बुझाने के लिए। अरे नहीं बताया था मैंने? अरे सृष्टि यार, तुम तो पढ़, ए मोहन बता यार इसको। हाँ नहीं बताया था मैंने। मॉल में या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या फिर दुकानों में लगा होता है वो। हाँ, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अरे भाई जल से तेल क्या होता है ना, हल्का होता है कि नहीं, तो कभी इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अरे दुर्गेश, अबे पानी में आग लगाओगे क्या? कहावत सुनी है ना। हाँ नहीं, अरे ऐसा करना खतरों से खाली नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि तेल जो होता है ना पानी से हल्का होता है, अतः ऊपर ही जलने लगेगा उसके तही पर, उसके सतह पे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम दूसरा अध्याय अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।